जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुरा के बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम शानदार हो जाएंगे क्लास का नंबर 4 देखते ही। और इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब लोग पिछली क्लासेस को रिवाइज करते रहेंगे। ये मैं आपका धर्म समझता हूं कि आप ज़रूर रिवाइज करेंगे और बगैर कहे रिवाइज करेंगे। और एक बार थम्स अप कर दीजिए इस बात पे। जी भैया, आपको रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप टाइम टू टाइम रिवाइज अपने तरीके से करते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्त, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को शुरू करने से पहले पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के जो दर्शाता है कि आपने रिवाइज किया है या नहीं किया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी को पद्म विभूषण कब मिला? जुरुथिन कहाँ का साथी आपका लोक नृत्य है? रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? और समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? कहेंगे कि भैया यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2016 में पद्म विभूषण मिला, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। जुरुथिन कहाँ का है? गुजरात का, जहाँ का आपका लाशिया भी था, पनिहारी भी था, ठीक है, डांडिया रास भी था। रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आई हैव टू स्ट्रीट्स। क्या बोलेंगे? आई हैव टू नहीं, आई हैव द स्ट्रीट्स। आई हैव द स्ट्रीट्स बोलेंगे। आई हैव द स्ट्रीट्स इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, क्वेश्चन रहेगा आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए। समान कार्यों के लिए समान वेतन किस में है? 39D में है आपका। ठीक है। निःशुल्क न्याय की बात 39A में की गई है। दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो रेनिन के द्वारा इसका आपका साथी क्या होता है? पाचन होता है। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। एक बार स्कोर बता दें दोस्त और फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ में। एक बार स्कोर सारे साथी बता दें। बोलेंगे भाई ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 5 दिखना चाहिए और जबरन 5 नहीं लिखना है भैया, इसलिए 5 लिख दें कि मैं 5 चाहता हूँ स्कोर होना। स्कोर एक्चुअल ही लिखा करो, है ना, वो आपकी ईमानदारी को दर्शाता है। और मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप सही और सत्य लिखेंगे। काव्या जी का 5 स्कोर है, सटो कुमार 3 पर, अनजान व्यक्ति 5 पर हैं, पंकज कुमार यादव 5 पर हैं, राहुल ठाकुर 4 पर हैं, प्रदीप भाई 4 पर हैं, अर्जुन यादव 5 पर हैं, अंकित 5 पर हैं, अर्जुन 4 पर हैं और जसप्रीत सिंह 4 पर हैं आपका। अक्कू जैक्सन 3 पर हैं, क्रिकेट किंग 5 पर, तुषार तोमर लिख रहे हैं भैया मेरा 0 है। ये वर्ड ठीक है। तो साथ ही शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ध्यान से नोट्स बनाना। और जिन प्रश्नों को मैं आपसे पूछा करूँ ना दोस्त, आप सब लोग जानते हो ये प्रैक्टिस सेशन आप सब लोगों के बहुत बेहतरीन से रिवीजन के लिए कि भाई लास्ट टाइम पे आपको कौन से फैक्ट्स मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं। तो बड़े ध्यान से सुना करो जब मैं क्वेश्चन को बोला करूँ, है ना। अगर आप उसका आंसर नहीं जानते हो तो शॉर्ट नोट्स में लिख लिया करो, खुद के नोट्स बनाओ, पेन चलाओ और आगे बढ़ो। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से शोभना नारायण। शोभा नहीं देता, शोभा ना देता क्या? थकना शोभा नहीं देता, ये कथक की है। थकना आपको पढ़ते समय शोभा नहीं देगा। बिरजू महाराज, महाराज जी किस लिए जाने जाते हैं बताओ भैया? कथा के लिए, यानी कथक के लिए हैं। किसके लिए हैं? कथक के लिए हैं। महापात्र क्या बोलोगे? जो महान पात्र होते हैं वो उड़ान भरते हैं, उड़ान। महापात्र, तो महापात्रा जितने भी हैं साथी वो सब किससे हैं? वो ओडिसी से हैं। और सुजाता महापात्र की मैं अगर बात करूं तो ये इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम रतिकांत महापात्रा है, वो भी ओडिसी से जुड़े हुए हैं। कौन? रतिकांत महापात्रा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा सुजाता महापात्रा जी से इनको संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था 2017 में। कब? 2017 में इनको मिला था। रुक्मणी देवी, रुकती नहीं है मनी, रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर नहीं रुकती? भरतनाट्यम। भारत में मनी नहीं रुकती बच्चों की जेब में, भरतनाट्यम। अगर मैं आपसे पूछूं महापात्रा नाम से सबसे बड़ा नाम आप कौन सा जानते हैं, तो आप कहोगे भैया ओडिसी की जब हम कभी बात करेंगे तो इसमें जो चर्चित नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है आपका केलुचरण महापात्रा का, क्योंकि केलुचरण महापात्रा ने इसको विशेष पहचान दिलाई है। और केलुचरण महापात्रा प्रथम व्यक्ति हैं ओडिसी के जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो जरा मुझे बताओ पद्म विभूषण उनको किस वर्ष मिला है? तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो 2000 में मिला है। और पूछा जाता है ओडिसी, ओडिसी नृत्य के ये पहले हैं, ओडिसी के
पहले कलाकार कौन है, ओडिसी के पहले कलाकार हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ओडिसी को रिवाइव किसने किया था, ओडिसी जो नृत्य है उसको साथ ही पुनर्जीवित किसने किया था, ओडिसी को पुनर्जीवित करने का जो आपका क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने एक स्कूल खोला था, बताओ जरा, इन्होंने जो स्कूल खोला था उसका क्या नाम था, तो आप बोलेंगे सृजन स्कूल इन्होंने खोला है, सृजन स्कूल। कब खोला था सृजन स्कूल, तो 1993, जिसकी फंक्शनिंग 1994 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो सृजन स्कूल बड़ा महत्वपूर्ण है। ओडिसी के अन्य व्यक्तियों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्रही को इग्नोर मत करना, संयुक्ता पाणिग्रही, एक नाम आप भी बताओ। संयुक्ता पाणिग्रही हो गई, रानी करण हो गई, कौन, रानी करण हो गई, रानी करण। मायाधर राउत का संबंध किससे है, मायाधर राउत का, तो इनका संबंध भी भैया आपका ओडिसी से है, किससे, ओडिसी। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्त, ओडिसी के मुझको आप जनक बता दो। ओडिसी नृत्य रिवाइव तो किया आपका केलुचरण महापात्रा ने, लेकिन ओडिसी नृत्य के जनक किनको कहेंगे, क्या बोलोगे। ओडिसी के कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं, ओडिसी के पूछे जाते हैं, इसके भैया जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ ओडिसी, गुरु पंकज चरण दास। तो दास भी जितने हैं वो सारे कहाँ के हैं, तो पंकज चरण दास। चरण नाम से जितने भी है ना, चरण, चरणों से उड़ान भरी जाती है, आदमी के पंख तो होते नहीं, चरणों से उड़ान भरता है। तो चरण नाम से जितने भी हैं वो ओडिसी के हैं, कौन है, ये आपका जनक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नृत्य शैली होती है कौन से भगवान को समर्पित होती है, ओडिसी में नृत्य शैली कौन से भगवान जी को, तो याद रख लेना भगवान जगन्नाथ हैं। और जगन्नाथ की पूरी यात्रा का संबंध भी किस राज्य से है, जगन्नाथ की पूरी यात्रा, तो आप कहेंगे ओडिसी से। अच्छा मुझे बताओ, भगवान जगन्नाथ की जो पूरी रथ यात्रा होती है उनमें उनकी बहन की भी साथी पूजा होती है, कौन सी बहन, उनकी बहन का क्या नाम है, उनके भाई तो बलभद्र हैं, लेकिन उनकी जो बहन है उनकी बहन का क्या नाम है, जो उड़ीसा की साथी जगन्नाथ में पूरी रथ यात्रा होती है उसमें उनको पूजा जाता है। जरा नाम देखना चाहेंगे आप सबके, सुभद्रा है भैया, सुभद्रा, सुभद्रा, ये हुई ना बात कमाल, भैया सुभद्रा है। तो भगवान जगन्नाथ, तो याद रख लेना किसको समर्पित है, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मुद्रा पूछे इसमें साथी कौन सी स्टाइल होती है, त्रिभंग मुद्रा होती है, कौन सी, त्रिभंग मुद्रा होती है। और इसका प्रारंभ किस स्टेप्स पे होता है, जो आपका स्टार्टिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, मंगलाचरण होता है, क्या बोलोगे, मंगलाचरण। ऐसे ही आप मुझे बताओ, भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है तो वो किससे होती है, भरतनाट्यम की भी तो शुरुआत होती है, उसमें 5 स्टेप हम पढ़ते थे, तो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है, बोले भाई फटाफट से, भरतनाट्यम की शुरुआत होती है भैया आला रिपू से, किससे, आला रिपू से। ऐसे ही इसका प्रारंभ होता है मंगलाचरण से, और अंत किस पर हो जाता है इसका, अंत स्टेप कौन सा होता है, अंत स्टेप होता है इसका मोक्ष, क्या बोलोगे, मोक्ष। कौन सी गुफा है जहां से ओडिसी नृत्य के बारे में पता चलता है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा, कौन सी, तो कभी भी पूछे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, उड़ीसा में, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, ठीक है। एक पूछा जाता है सचल मूर्ति का संबंध किस डांस से है, तो ओडिसी से। सचल मूर्ति, सचल मूर्ति में क्या होता है, एक जियोग्राफिक पैटर्न बनता है आपका, एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है, डांसर अपने शरीर का आकार इस प्रकार से मोड़ता है, तो जो बोलोगे शरीर का ज्यामितीय पैटर्न बनता है उसको सचल मूर्ति बोलते हैं। और सचल मूर्ति का संबंध किससे है, तो सचल मूर्ति का संबंध है ओडिसी से, किससे, ओडिसी से है, ओके। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है, तक टोक, असम, नागालैंड, लद्दाख या फिर त्रिपुरा, भैया ये लद्दाख में मनाया जाता है, कहाँ पे, लद्दाख में। और इस अवसर पर चम डांस होता है, कौन सा डांस होता है, इस अवसर पर, इस ओकेजन पर जो होता है ना वो चम डांस होता है, कौन सा, चम। तो चम डांस कभी भी पूछे तो क्या बोलोगे, लद्दाख का, लद्दाख का, ठीक है। और ये कैसा उत्सव है, ये एक साथी बौद्धिज्म को रिलेटेड फेस्टिवल है, एक बौद्ध उत्सव है, कैसा है, एक बौद्ध फेस्टिवल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, लद्दाख के कुछ मुझे बताओ दोस्त, आप उत्सव कौन कौन से हैं, लद्दाख के फेस्टिवल जरा सोचना। तो लद्दाख के फेस्टिवल सोचेंगे, हेमिस तसू कहाँ का है, हेमिस तो साथी आपका, आप लोगों को याद होगा नेशनल पार्क भी है, तो हेमिस नाम से जो भी है आपका कहाँ पर, लद्दाख में होगा, ठीक है। एक आपका हेमिस तसु किनकी याद में मनता है, बोलो भाई, तो क्या बोलेंगे, गुरु पद्मनाभ संभव की याद में मनाया जाता है। एक मनता है यहाँ पे कोर जोक, क्या बोलोगे, कोरता है जोक लद्दाख घूमने जाने का। नरोपा, नरोपा हिमालय का कुंभ बोलते हैं इसको,
हिमालय का कुंभ किस फेस्टिवल को कहा जाता है? मेरा आपसे जर्नल सा प्रश्न ये है कि कुंभ कितने स्थानों पर लगता है, बताएंगे। लद्दाख के उत्सवों में एक साथी आपका कैमडे भी होता है। क्या? कैमडे भी। और कैमडे के अलावा सिंधु दर्शन, क्या बोलोगे? सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है तो सिंधु दर्शन भी यहाँ पर होता है। नरोपा, हिमालय का कुंभ, भैया कुंभ 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। बताओ कौन सा साथी शासक था जिसने कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी? कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी, कौन वो शासक था, ये आपको बताना है। असम की बात करते हैं दोस्त, असम का आप जानते होंगे, असम का बिहू फेस्टिवल सब जानते हैं। माजुली फेस्टिवल जानते हो? माजुली, जी भैया। एक यहाँ का अम्बुवाची, अम्बुवाची फेस्टिवल किस मंदिर में बनाया जाता है, बताना जरा। अम्बुवाची जो फेस्टिवल है वो भैया कामाख्या देवी टेम्पल में। तो कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर हो गया? असम में हो गया। नागालैंड का बता दो, नागालैंड की अगर बात करें, हॉर्नबिल, नाग कहाँ पे रहता है? बिल में। हॉर्न बजते ही नाग बाहर आ जाता है, ठीक है। मोत्सु, एक लड़की ने देख लिया बिल से बाहर आता हुआ नाग, कह रही मो तो आंसू से आगे, मो तो आंसू, मोसू। सी क्राई, सी रोने लग गई, से क्राइनी, क्या बोलोगे? सी क्राइनी, याद रख लेना इसको, सी क्राई करने लग गई, कह रही मो तो आंसू से आ गए, हॉर्न बजते ही बिल से जैसे ही नाग आया। त्रिपुरा की बात करें, यहाँ से ऊना कोटी फेस्टिवल है, ऊना कोटी फेस्टिवल है। पिलक फेस्टिवल कहाँ का? पीलक भी बोलते हैं, पिलक भी बोलते हैं। नीर महल फेस्टिवल पूछा जाता है, नीर महल कहाँ का है? वो साथी त्रिपुरा का है। कहाँ का? त्रिपुरा का। कुछ फेस्टिवल तुमसे पूछूं, बता दोगे? एक एक दो दो बताना, बताओ जी। आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल बता दो एक, आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का क्या बताया था? अंधे को फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, फ्लेमिंगो। क्या कह रहा था? कल्याण हो गया मेरा, तो कल्याण उत्सव, क्या बोलोगे? कल्याण उत्सवम कहाँ का है ये आपका? ये भैया आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल बताना। आंचल, अरुण, अरुण से, अरुण क्या कह रहा था? आंचल से क्या कह रहा था? थोड़ी देर सोलूं, सोलूंग। ड्राई फ्रूट खा के, ड्राई फ्रूट खा के, ठीक है। और क्या बोला? मोपिन, मो पीनी है, ये कह रहा था उससे। ड्राई फ्रूट के साथ में मो पीनी है, और पीने के बाद बोल रहा सोलूं, तो उसने क्या बोला था? मोरूंगी, मैं तो मरूंगी इस बात पे। मुरुंग फेस्टिवल। और तमलाडू फेस्टिवल, तुम मुझसे लाड नहीं करते, तुम मुझसे लाड अर्थात प्यार नहीं करते, ठीक है। तमलाडू फेस्टिवल, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अरे कुछ याद आता नहीं आता, थम्स अप करके बताओ। छत्तीसगढ़ का हरेली, हरेली बोलेंगे। पोला, पोला महाराष्ट्र में भी होता है। राजिम कुंभ कहाँ का है? राजिम कुंभ, राजिम कुंभ को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, यानी छत्तीसगढ़ का कुंभ भी इसको कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं, क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कुंभ उसको हम कहते हैं, जी भैया, याद आता है। गोवा के बताना कौन कौन से हैं गोवा के फेस्टिवल? भैया चिक्कल कालो, गोवा में सब समुद्र के किनारे घूमते हैं तो चिक्कल काला पड़ जाता है उनका, ठीक है, स्किन काली पड़ जाती है, स्किन, क्योंकि सन उनको बर्न कर देता, सन जला देता, सन बर्न। गुजरात के बताओ, गुजरात के फेस्टिवल बताओ। गुजरात के बोलेंगे भैया वोठा, वोठा फेस्टिवल है। दिवासो फेस्टिवल है, कौन सा? दिवासो फेस्टिवल है, दिवासो, दिवासो। पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था, पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था हल्दा, जिसको हम हल्दा कहते हैं, बताओ हल्दा कहाँ का है? हल्दा कहाँ का फेस्टिवल है? हल्दा, तो क्या बोलेंगे? हल्दा। नलवारी पूछ ले, सांजो पूछ ले आपसे, तो आप कहेंगे चैट फेस्टिवल पूछ ले, भैया हिमाचल प्रदेश। अरे तुम कमाल हो यार। आओ जी आगे। पहली 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया जीती है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीती है भैया? मेरे प्रश्न पे फोकस किया करो, आंसर पे नहीं। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीती भैया? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 बार जीत रखा है, क्या बोलोगे? 6 बार जीत रखा है। इंग्लैंड जीता था 2019 में। वेस्ट इंडीज शुरुआती के 2, क्या बोलोगे? शुरुआत के 2 मतलब 1975 का भी ये जीते थे और 1979 का भी ये जीते, ठीक है। और भारत कितनी बार जीता है? भारत भैया 1983 में जीता था पहली बार, और दूसरा किस वर्ष में ये आप बताओ? तो 2011 में। अच्छा मुझे बताओ एक बार, ध्यान से क्वेश्चन सुनना मेरा। भारत क्रिकेट के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? जो क्रिकेट का विश्व कप है उसके फाइनल में कितनी बार पहुंचा है भारत?
क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है, बताओ भाई फटाफट से। 2 बार जी, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 5 बार कह रहे हैं कुछ तो। अबे बुद्धू हो, आप सबको पता नहीं है, 2 बार तो हम जीत ही गए और 2 बार ऑस्ट्रेलिया से हम हार भी गए। 2003 में हम हार गए थे और अभी पिछले ही वर्ष 2003 में भी हम हार गए। तो 2 बार जीते और 2 बार फाइनल में हारे, तो कुल मिला के कितनी बार, कुल मिला के भैया 4 बार पहुंचे फाइनल में। छोटा सा लॉजिक है इसमें, इतनी बड़ी तो कोई दुकान है नहीं। क्या बोलेंगे जी। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, जो 1983 का वर्ल्ड कप है, 1983 का जो वर्ल्ड कप है, इसमें हमने किसको हराया था। तो वर्ल्ड कप में हमने वेस्ट इंडीज को भैया हराया था। किसको, वेस्ट इंडीज को हराया था। बताओ कैप्टन कौन थे हमारी टीम के, कैप्टन सोचो जरा। 1983 में भैया कैप्टन थे कपिल देव, कैप्टन थे कपिल देव। क्या बोलोगे भैया, कपिल देव कैप्टन थे। और कितने रन से हम यहाँ पे जीते थे, 43 रन से जीते थे। 43 रन से हमारी यहाँ पर जीत हुई थी। मैन ऑफ द मैच कौन रहा था इसमें, 1983 में मैन ऑफ द मैच कौन रहा था। तो मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, सॉरी, मैन ऑफ द मैच की जब बात आएगी तो मोहिंदर अमरनाथ। क्यों मोहिंदर अमरनाथ क्यों रहे थे, क्योंकि भैया इन्होंने क्या किया था, 26 रन भी बनाए थे और 12 रन देकर 3 विकेट भी लिए थे। 26 रन बनाए और 12 रन देकर के 3 विकेट। लेकिन पूछे आपसे कभी भी पूछे फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, सबसे ज्यादा रन, क्या बोलेंगे, फाइनल में सबसे ज्यादा रन 38 रन थे के श्रीकांत के दोस्त। के किसके थे दोस्त, के श्रीकांत के थे। यहां पर मुझे बताओ 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे। हिंट मैं आपको दे देता हूं, वो व्यक्ति बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, कौन व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा जो विकेट लिए थे 1983 में, सबसे ज्यादा जो विकेट लिए थे वो थे आपका कौन, रोजर बिन्नी। कौन, रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी ने यहाँ पर जो विकेट लिए उनकी संख्या है 18। क्या बोलोगे, 18। और अगला क्वेश्चन बनेगा 2011 वर्ल्ड कप से। 2011 वर्ल्ड कप में हमने किसको हराया था बताना। 2011 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हमने श्रीलंका को हराया। क्या बोलोगे, श्रीलंका को हराया था हमने, श्रीलंका को हराया। और दोस्त कैप्टन कौन थे यहाँ पर जो साथी आपका कैप्टन थे, कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। माही माही मार रहा है। क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पर एक बात बताओ मुझे, श्रीलंका को जो हराया कितने विकेट से हराया था, श्रीलंका को भैया 6 विकेट से हमने हराया था। यहाँ पर मुझे बताओ मैन ऑफ द मैच कौन रहा था, मैन ऑफ द मैच 90 रन बनाए थे किसने, महेंद्र सिंह धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने। और अगर पूछे आपसे फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसके थे, फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, तो फाइनल में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो बनाए थे गौतम गंभीर ने। बताना कितने रन बनाए थे, 97 रन्स बनाए थे। आपसे कभी भी पूछे 2011 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं, सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं, ठीक है। रन तो बनाए थे तिलक रत्ने दिलशान जो श्रीलंका के हैं, विकेट लिए थे जहीर खान, और जहीर खान के साथ में आपका शाहिद अफरीदी, दोनों के 21-21 विकेट हैं। शाहिद अफरीदी दोनों के क्या हैं, 21-21 विकेट है, 21-21 विकेट। एक क्वेश्चन पूछा था सीपीओ ने बड़ा शानदार, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप के फाइनल में कितनी बार पहुंचा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पाकिस्तान ने जो क्रिकेट का विश्व कप जीता वो किस वर्ष में जीता था, पाकिस्तान ने। श्रीलंका का भी इंपॉर्टेंट है, तो श्रीलंका का बोलेंगे, दिखाओ भाई, सीएसके मतलब थाला। 2 बार पहुंचा है भैया, 2 बार पहुंचा है, जिसमें से 1 बार तो जीता है, 1 बार बाहर हुआ है। भैया पाकिस्तान आपका बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का बताओ, पाकिस्तान कब जीता है, ऐसे नहीं। पाकिस्तान 1992 भैया, क्या बोलोगे, पाकिस्तान 1992, श्रीलंका 1996, वहीं पे ये हारे थे। याद रखेंगे, पहले 2 वेस्ट इंडीज के हो गए। अच्छा मुझे बताओ 2011, यहाँ तो हम लॉर्ड्स में जीते थे, ये कौन सा मैदान था, लॉर्ड्स का मैदान था। 2011 के वर्ल्ड कप में कौन सा मैदान था, फाइनल जो खेला गया 2011 के वर्ल्ड कप का, वो कहाँ पर खेला गया था, आंसर आ जाए तो कहाँ पर खेला गया था। आप बोलेंगे भैया वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, वानखेड़े में।
अरुंधति रॉय इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने जीता है? मैन बुकर उनको मिला हुआ है क्या? जी भैया, 1997 में। कौन सी बुक के लिए मिला था उनको? बुक का नाम बताओ। बुक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यानी कि मामूली चीजों का देवता। क्या बोलेंगे? मामूली चीजों का देव, मामूली, ये पुलिस ने पूछा था, ये मामूली चीजों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है, जो रद्द हो गया एग्जाम उसमें। तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला है क्या? नहीं भैया। रमन मैग्से से मिला है इनको? पुलित्जर मिला है? आप कहेंगे नहीं भैया नहीं मिला है। तो सिर्फ एक ठीक है, एक और दो सही नहीं है, इसके ऑप्शंस गलत हैं। क्या बोलोगे भैया? क्या बोलेंगे यहाँ पर? सिर्फ एक सही है, लिख लो। सिर्फ सिर्फ एक सही है, एक सही है, एक सही है, ये बात याद रख लेंगे। अभी देखो, इनको बहुत चर्चित ये रही अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय क्यों चर्चित रही हैं? आपसे करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, अभी इनको पैन प्रिंटर अवार्ड मिला था। क्या मिला था? पैन प्रिंटर अवार्ड इनको मिला। कब मिला था? 2024 में। ये याद रख लेना। अरुंधति रॉय को कौन सा अवार्ड मिला 2024 में? पैन प्रिंटर अवार्ड। दूसरा आपसे पूछेगा, यूरोपियन निबंध पुरस्कार इनको 2023 में मिला था। यूरोपीय एसे अवार्ड, निबंध पुरस्कार, निबंध पुरस्कार इनको कब मिला था? वो 2023 में मिला था। इनकी एक एक रचना सोचो जरा। और कोई, यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अलावा इनकी अगर मैं अदर बुक्स की बात करूं, तो इनकी बुक्स की मैं बात करता हूं तो याद रख लेना, द कोस्ट ऑफ लिविंग बहुत पूछी जाती है। द कोस्ट ऑफ लिविंग पुस्तक किसकी है? वो अरुंधति रॉय की है। दूसरी पुस्तक आपसे पूछी जाएगी, द डॉक्टर एंड द सेंट। क्या बोलोगे? द डॉक्टर एंड द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड द सेंट। और तीसरी पुस्तक पूछी जाएगी, माई सैडिटियस हार्ट। क्या बोलोगे? माई सैडिटियस हार्ट यानी मेरा दुखी दिल, मेरा दुखी दिल। अच्छा मुझे बताओ, अरुंधति रॉय किस आंदोलन से जुड़ी रही थी? कौन बताएगा? अरुंधति रॉय किस आंदोलन से जुड़ी रही थी? तो याद रखना बच्चों, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही थी। बोलो भी फटाफट से, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही थी। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेल जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, एशियन गेम्स फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, या फिर भारत ओलंपिक परिषद। तो आप बोलेंगे भैया कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। मुझे बताओ पहली बार कब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? पहली बार जो हुए थे, पहली बार जो हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में। कहाँ पर हुए थे दोस्त? हैमिल्टन कनाडा में। और 100 वर्षों के बाद भी कहाँ पर होंगे? हैमिल्टन कनाडा में। अगर मैं पूछूं आपसे 100 वर्ष बाद यानी कि 2030 के भी कहाँ पर होंगे? तो यहीं पर होंगे, यानी कि 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। अभी 2022 वाले कहाँ पर हुए थे? 2022 में हुए थे बर्मिंघम में। भारत की क्या रैंक आई थी? और जब तक अगले नहीं हो जाते तब तक भारत की रैंक इंपॉर्टेंट रहेगी कि भैया राष्ट्रमंडल खेल पिछलों में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत आया था इसमें 4th प्लेस पर। कितने पर? 4th प्लेस पर हम आए थे। हमने जीते थे यहाँ पर 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। क्या बोलोगे? 23 ब्रॉन्ज। 22 10 32 6 38 48 58 3 61। कुल मेडल की बात करें तो कितने जीते थे हमने? 61 मेडल जीते थे। कितने दोस्त? 61 मेडल जीते थे। 2026 में कहाँ पर होंगे गेम्स? 2026 में क्या बोलेंगे? गिलासगो में होंगे। कहाँ पर? गिलासगो स्कॉटलैंड में होंगे। आप सबको पता होना चाहिए ये होने तो कहाँ पर थे? विक्टोरिया में होने थे, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां से क्या हो गए हैं? कैंसिल हो गए हैं। विक्टोरिया में अब नहीं होंगे। भारत में कितनी बार हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम? भारत में कितनी बार हुए हैं? भारत में ये कितनी बार हुए हैं? तो आप कहोगे भारत में ये सिर्फ एक बार हुए हैं भैया, 2010 में। क्या बोलोगे? 2010 में हुए हैं, यानी कि सिर्फ एक बार हुए हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं इसमें बताओ पहला पदक किसका है? कॉमनवेल्थ गेम में पहला पदक जीतने वाला इंडियन, पहला पदक किस भारतीय को मिला है? पहला पदक किस भारतीय को मिला है राष्ट्रमंडल खेलों में? तो क्या बोलेंगे? पहले पदक पे नाम आता है भैया राशिद अनवर का। ठीक है, कुश्ती के लिए राशिद अनवर 74 केजी वेट में, आप सबको पता होना चाहिए। कब? 1934 में। पहला गोल्ड किसने जीता था बताएंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया था? इसलिए जाने जाते हैं मिल्खा सिंह जी। किस वर्ष में बता सकते हो? तो आप बोलोगे 1958 में मिला था भैया उनको, 1958 में। पहली महिला कौन है गोल्ड जीतने वाली? क्या बोलोगे?
पहली महिला जिनको गोल्ड मिला कॉमनवेल्थ में, पहली महिला गोल्ड जीतने वाली, तो क्या बोलोगे? 1998 में रूपा उन्नीकृष्णन थी। बता सकता है कोई रूपा उन्नीकृष्णन का संबंध किस खेल से मैंने आपको बता रखा है? तो आप बोलोगे भैया शूटिंग से थी। ये किससे? ये भैया शूटिंग से थी। किससे थी? ये शूटिंग से थी। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई। भैया 23 ब्रॉन्ज को आपने सिल्वर कर दिया। हाँ सॉरी, ब्रॉन्ज होंगे, ये सिल्वर होंगे, ये सिल्वर, ये ब्रॉन्ज होंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था? अच्छा मुझे बताओ, आप सब जानते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? बताते चलो जरा मेरा प्रश्न फटाफट से। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल, तो आधुनिक हुए थे भैया आपका 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? भैया जी एथेंस में हुए थे। मैं आपसे पूछूं ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई, जिसको हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं? तो 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को हम क्या मनाते हैं? 23 जून को। लेकिन भारत ने तब आपका पार्टिसिपेट नहीं किया था, भारत ने 1900 में। और 1900 में कौन थे? नॉर्मन प्रिजार्ड। ये कौन थे? ब्रिटिश इंडिया की तरफ से थे। कितने मेडल जीते थे नॉर्मन प्रिजार्ड ने? भैया 2 सिल्वर जीते थे। कितने? 2 सिल्वर जीते थे। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब? 23 जून 1894 को। 1894 को 23 जून को क्या मनाया जाता है साथी आपका? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। मुझे बताओ फटाफट से, ओलंपिक के जो पहले अध्यक्ष थे यहाँ पर कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के? पहले अध्यक्ष कौन है भैया? पहले अध्यक्ष विकेलस हैं। कौन है? विकेलस। और दूसरे थे पियर डी कोबार्टिन। पियर डी कोबार्टिन वही हैं जिनको ओलंपिक खेलों का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पियर डी कोबार्टिन को ओलंपिक खेलों का जनक कहते हैं। क्या होगा? 23 जून 1894 को। 23 जून 1894। अच्छा मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, यहाँ पर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईओसी के? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके थॉमस बाख। क्या बोलोगे? थॉमस बाख इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऐसे ही मुझे बताओ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किस वर्ष बना था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किस वर्ष बना? आईओए बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारत ओलंपिक संघ कब बना था? भैया 1927 में नई दिल्ली में। कहाँ पर? 1927 में नई दिल्ली में। तो फिर तो भैया इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लुसाने में है। कहाँ पर है? लुसाने में है, जो कि आपका कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। मुझे बताओ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहले आपका चेयरमैन थे वो कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे इसके, क्या बोलेंगे? JRD टाटा। JRD टाटा। और अभी वर्तमान में कौन है? जैसे आईओसी के थॉमस बॉक हैं, तो भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है बच्चू वर्तमान में? तो आप बोलेंगे भैया वर्तमान में है वो पहली बार कोई ऐसा आपका मतलब सौभाग्य हुआ है कि कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। तो वर्तमान में कौन है? बोलो भाई। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। बहुत बढ़िया। नीता अंबानी कह रहा है एक तो, बेटा अमीरी के चक्कर में देख रहा है उसको। क्या बोलेंगे यहाँ पर? JRD टाटा हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ, पहला भारतीय दल कब गया था ओलंपिक में? फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन, पहला भारतीय दल कब गया था? वो गया था 1920 में। कितने सदस्य गए थे? 5 सदस्य गए थे। और पहली फ्लैग बियरर कौन है इंडिया की? पहली ध्वजवाहक कौन है भारत की तरफ से? ओलंपिक में पहली ध्वजवाहक कौन है? तो पूर्णिमा बनर्जी इसी ओलंपिक में गई। क्या बोलोगे? पूर्णिमा बनर्जी। और 1920 का ओलंपिक तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ओलंपिक का फ्लैग पहले नहीं फहराया जाता था। याद रख लेना, पहली बार ओलंपिक का फ्लैग यहीं फहराया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये आपका क्या बोलेंगे? ओलंपिक का फ्लैग यहीं पर फहराया गया है। ओके। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और मुझे बताओ, पहली महिला जो हैं, पहली महिला
ओलंपिक में कौन है जिसने गोल्ड मेडल जीता? पहली महिला ओलंपिक में गोल्ड, सॉरी आज तक किसी ने नहीं जीता, ओलंपिक में मेडल बताएंगे सिर्फ। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो क्या बोलोगे भैया? सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा खेल खेलती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा खेल खेलती हैं भैया? वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन से उनका संबंध है। क्या बोलेंगे? भारोत्तोलन से उनका संबंध है। मुझे बताओ ओलंपिक में अब तक हमारे कितने मेडल हो चुके हैं? बोलो भाई फटाफट से। ओके, बोलो भाई फटाफट से, ओलंपिक में कितने मेडल हो चुके हैं हमारे टोटल? तो आप बोलोगे भैया कुल पदक जो है हमारे, कुल पदक जो है हमारे वो हैं आपका 41। कितने गोल्ड हैं हमारे टोटल? 10। हॉकी वाले 8 याद हैं? थम्स अप करके बताओ जी भैया। उसके अलावा एक आपका 2008 बीजिंग का किसका है? आपका अभिनव बिंद्रा जी का। अभिनव बिंद्रा की बुक कौन सी है? द शॉर्ट एट हिस्ट्री है। और उसके अलावा नीरज चोपड़ा जी का है। नीरज चोपड़ा जी ने जब आपका गोल्ड जीता था तो कितना भाला फेंका था? 89.58 मीटर फेंका था। तो 10 तो हो गए आपका गोल्ड, और 10 गोल्ड के अलावा क्या बोलेंगे यहाँ पर? 10 ही हमारे क्या हैं? सिल्वर हैं। और 21 क्या हैं? 21 ब्रॉन्ज हैं। 10 गोल्ड है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब की बार के ओलंपिक क्लियर है। पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक मिले इसी से समझ जाऊंगा मैं। पेरिस ओलंपिक में क्वेश्चन बताओ जरा फटाफट से। पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल मिले हमको? एक सिल्वर मिला। और एक सिल्वर जो इस बार हमको मिला है पेरिस में, उसमें आपका नीरज चोपड़ा जी ने भाला कितना फेंका बताओ? नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था? नीरज चोपड़ा ने, ये हुई काम की बात। नीरज चोपड़ा इस बार साथी 89.45 मीटर भाला फेंके थे। ओके, अच्छा मुझे बताओ और कौन कौन थे? स्वप्निल कुसाले किस खेल से संबंध रखते हैं? स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से? वो भी मेडल जीते इस बार, याद है ना? अमन सहरावत सबसे कम उम्र के आपका ओलंपियन बन गए। ठीक है, और एक आपका अमन सहरावत हो गए। और कौन चर्चित रही इस बार? बोलो जी फटाफट से। आपसे क्वेश्चन पूछा है, पहले आंसर करें उसका। भैया शूटिंग से हैं स्वप्निल कुसाले, भैया शूटिंग से हैं। बहुत गजब। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ मुझको, हॉकी की जो हमारी टीम थी ये भी तो कांस्य जीत के आई, तो हॉकी टीम ने किसे हराया था? हॉकी टीम ने किसे हराया 2024 में? बताना किसे हराया भैया? स्पेन को हराया। 2 मेडल जीतने वाली एक ही ओलंपिक में कौन बन गई हैं? 2 मेडल एक ही ओलंपिक में, क्या बोलोगे क्या नाम है जी उनका? 2 ओलंपिक में, मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। मनु भाकर, मनु भाकर। ठीक है, और मनु भाकर ने किसके साथ में और जीता था? सरबजोत सिंह। अरे थम्स अप करके बताओ, याद है ना? ये तुम्हारे फिंगर टिप्स होने चाहिए। ओलंपिक में क्या हुआ है, करंट अफेयर्स का डेटा है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं, जरा ध्यान से देखें। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 ए के भाग 4 ए में शामिल है। क्या भाग 4 ए में शामिल है? ये बोलो भी फटाफट से। जी भैया, अनुच्छेद 51 ए में शामिल है, एकदम से ठीक है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। यानी मूल संविधान जब हमारा 26 जनवरी 1950 को था तब उसमें मौलिक कर्तव्य थे क्या बच्चों? आप कहेंगे भैया जी नहीं थे। तो मुझे बताओ किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया? कौन सी समिति थी? समिति का नाम बताओ। तो आप बोलोगे भैया सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति में कितने सदस्य थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। और इस समिति में कितने सदस्य थे दोस्त? तो आप क्या बोलोगे भैया? इसमें जो सदस्य थे हमारे, भाई ये कैसे हटेगा? हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? सरदार स्वर्ण सिंह भैया समिति थी। और इसमें कितने सदस्य थे आपका टोटल? इसमें 12 मेंबर थे। क्या बोलोगे? 12 मेंबर। इन लोगों ने क्या कहा था? कितने मौलिक कर्तव्य होने चाहिए? कितने मौलिक कर्तव्यों के लिए सजेशन इन्होंने दिया था? बताना कितने मौलिक कर्तव्य इन्होंने बताए थे? इन्होंने कहा था 8। इन्होंने कहा था 8। लेकिन जोड़े कितने गए थे? लेकिन जोड़े गए थे कितने? ऐड किए गए थे। लेकिन जोड़े गए थे आपका कितने? जोड़े गए थे भैया जी हमारे कितने? जोड़े कितने गए थे? 10। तो भैया अभी वर्तमान में कितने हैं? 11। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2000
दो से, क्या बोलोगे, 2002 से जोड़ा गया। पूछा जाएगा यहाँ पे पीएम कौन थी इस टाइम पे, तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, पीएम इंदिरा गांधी थी। मुझे बताओ इस समय पे देश के राष्ट्रपति कौन थे जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो भैया फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे, जब देश में इमरजेंसी लगी तब भी कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद ही थे, अहमद ही थे। आपसे पूछा जाएगा जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कब लागू हुए थे, मौलिक कर्तव्यों के लागू होने की तिथि क्या है। जोड़े तो 1976 में गए, लेकिन लागू हुए 3 जनवरी 1977 को। कब लागू हुए थे, 3 जनवरी 1977 को लागू हुए। ओके। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरा करने होंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है साथी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006 से जोड़ा गया, नहीं भैया 2002 से जोड़ा गया। तो कौन से ठीक होंगे आपका, बोलेंगे 1 और 2 सही नहीं है, गलत बात है। 1 और 3 और 4 सही नहीं है, ये सही बन जाएगा। 3 और 4 क्या है, वो सही नहीं है बच्चों, वो सही नहीं है। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है। अच्छा, अनुच्छेद 21A में क्या बताया गया है, इसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है। इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा के बारे में, बच्चे की शिक्षा के बारे में बताया गया है। कल मैंने आपको दोस्त एक आर्टिकल बताया था, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है डीपीएसपी में। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, उनमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए कौन सा आर्टिकल है, जरा बता दें एक बार फटाफट से। आंसर आना चाहिए भाई सबका, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर हमारा खड़ा होना ना खड़ा होना बेकार है। आर्टिकल 45 तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूं मैं, जिसने 45 लिखा है ये समझ लेना, तुम ही अपनी जान हो, नहीं तो फिर तो बेकार है सब। अनुच्छेद 51A आई जे, कौन सा बोलोगे, आई जे के, आई जे के का मतलब क्या होता है, 11। तो ये 11वां अभी बताया ना, वो शिक्षा का है 11वां। ये कब जुड़ा था, 86वें संविधान संशोधन से जुड़ा था 2002 में, 2002 में। मौलिक कर्तव्य मैंने बोला आपको पता होना चाहिए, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये आपका होमवर्क है, लिख लो भैया, याद करके ही हटेंगे आज। 7वां कौन सा, छठा कौन सा, अब ये नहीं पूछता मौलिक कर्तव्य कब जोड़ेगा, अब पूछेगा आपसे आर्टिकल आपका क्या बोलेगा, आर्टिकल 51, 51A सब सेक्शन आपसे दे देगा H। 51A के H में क्या है, तो 51A के H कितने नंबर पे आता है, बोलो भाई, H 8 पे आता है, यानी 51A, यानी पूछ रहा है 8वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एसएससी जीडी से लेकर के सभी एग्जाम में, याद कर लेंगे। बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। सारे लोग बोलेंगे जी याद कर लेंगे। ओके, आ जाओ भाई, याद कर लोगे तो पहले यहाँ पे आ जाओ एक बार। हिंदी वाले कैसे बोलेंगे, नंबर 1 में, तो नंबर 1 में कौन सी चीज आएंगी, पहला कौन सा है, ध्यान से देखना, 1 मिनट में फोटो ले लो इसका। 1 नंबर होता है हमारा, पहले नंबर पे सम्मान है राष्ट्रगान का, ध्वज का और संविधान का। भाई पहला कौन सा है, पहला मतलब ए, पहला कौन सा है, तो भैया संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। बी में बात करेंगे, दो में क्या आएगा आपका, वो सब लोग जो किस में लड़े हैं, हमारे संग्राम के लिए लड़े, ठीक है, संग्राम के लिए लड़े। 3 में 3 चीज, संप्रभुता, एकता, अखंडता। तीसरे में क्या है, संप्रभुता, अखंडता, एकता। 4 देश की रक्षा कैसे करोगे, 3 तरफ से, चारों तरफ से, देश की रक्षा भैया चारों तरफ से। हम भारत के सभी लोग क्या बोलेंगे, भारत के सभी लोग धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं के आधार पर भाईचारा, भाईचारे की भावना किस में बताई गई है, तो ये 5 में बताई गई है। 5 कौन थे, पांडव थे। 5 पांडव महिलाओं का सम्मान करते थे या नहीं, जी भैया। 5 भाई थे, भाई कितने, 5, पांचों करते थे महिलाओं का सम्मान, कौरव नहीं करते थे। एफ क्या हो गया आपका, छठा मौलिक कर्तव्य, छठे में हमने पढ़ी संस्कृत, छठे में संस्कृत पढ़ी। 7वां जी का मतलब 7वें में क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण। हमारे साथ क्या रहता है, पर्यावरण, हमारे साथ क्या रहता है, पर्यावरण रहता है, साथ क्या रहता है, पर्यावरण, 7 पर्यावरण। 8 में, 6 में तो संस्कृत और 8 में विज्ञान, क्या बोलोगे, विज्ञान है 8 में। 9 में याद रख लेना, ये क्या, 9 संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रखना, क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, संपत्ति की रक्षा करनी है और हिंसा से दूर रखना, यानी कि हिंसा और संपत्ति को किस में बताया गया, तो याद रखना, संपत्ति चाहिए क्या तुमको, घर की संपत्ति हड़पोगे तुम बोलना नो नो नो, क्या तुम हिंसा करोगे तुम बोलना नो नो नो, भैया हिंसा नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं हड़पेंगे किसी की, नो हो गया, नो हो गया, ठीक है, क्या बोलोगे, ये हो गया आपका नो। 10 में याद रख लेना, 10 में उच्च स्तर की बात की गई है, उत्कृष्टता को बढ़ाने की राष्ट्र प्रयास करे और उच्च स्तर तक पहुंचे, 10 में क्या बोलोगे, 10 में क्या बोलेंगे, 10 में। और 11 में तो अभी आपने याद किया था, थोड़े थोड़े हिंट रखेंगे, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में बिल्कुल याद रहेगा, क्या बोलोगे, एग्जाम में भैया बिल्कुल याद रहेगा, और नहीं याद रखोगे तो ये तुम्हारी मर्जी, फिर क्या बोलेंगे, बोलो भाई, यहाँ हिंदी वाले यहाँ से भी रिवाइज करो, क्या बोलोगे, यहाँ पर या रिवाइज करो एक बार, बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे भैया 86वें संविधान संशोधन के समय पीएम अटल बिहारी थे, मैंने कब बताया कोई और थे, 86वां संविधान संशोधन मैंने कब बताया आपको कोई और थे, बोलो भाई फटाफट से। अरे ये 86वें संविधान संशोधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बुद्धू, मैं कह रहा हूँ जब हमारे देश में आपका, ये जो मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में जब आपका क्या बोलेंगे, इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी जी थी आपका उस समय पर 1976 में, 1976 42वें की बात मैं कर रहा हूँ। 2002 में इंदिरा गांधी जी कहाँ से आ जाएंगी मूर्ख, इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा कर दी गई, तो 2002 में इंदिरा गांधी कहाँ से आ जाएंगी, इतना तो सोचो थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा सोचो, दिमाग नहीं कंप्यूटर है, तुम भी थोड़ा सा सोचो, बोलो भाई फटाफट से, आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट बोलो, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था कौन सा है जो तुगलक वंश का शासक नहीं था, बोलो भाई फटाफट से। बेटा थोड़ा लॉजिक लगाना, सुबह से शाम तक जो मैं बोल रहा हूँ ना ये तुम्हारे लिए, वो मैं एक आध घंटे नहीं पढ़ाता कि भाई 1 घंटे पढ़ा कर तुम्हारी छुट्टी कर दी, पूरे दिन इसलिए बोल, तुम तरक्की कर लो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बोलो भाई। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन फिरोज, और जिस बच्चे ने कहा था कि भाई 2002 में तो भैया अटल बिहारी जी थे, उस बच्चे ने एकदम ठीक कहा है, क्योंकि 1999 से लेकर के जब कारगिल की लड़ाई लड़ी और 2004 तक कौन थे आपका, अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2004 से लेकर 2014 तक आपका कांग्रेस की सरकार रही जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और 2014 से तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है आपका, नरेंद्र मोदी हैं, बोलो भाई। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक था, जी भैया था। रुकनुद्दीन तुगलक कोई नहीं है, रुकनुद्दीन तुगलक को कट कर दो एकदम, रुकनुद्दीन तुगलक को हम नहीं मानेंगे भैया। मुझे बोलो तुगलक वंश का शासन क्या दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा रहा या नहीं रहा, बताओ कब से कब तक रहे तुगलक, तो तुगलक जो रहे भैया आपका खिलजी वंश के बाद में रहे क्या ये, जी भैया 1320 से लेकर के और 1414 तक रहे। पहला शासक कौन है इनका, 1320 से लेकर के 1325 तक कौन था, जीएसटी, जीएसटी बोले तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मौत कैसे हुई थी, बोलो महल में दबकर, कैसे, महल में, कैसा महल था, लकड़ी का या सोने का, तो आप कहोगे लकड़ी के महल में दब के इसकी मौत हुई थी, कहते हैं इसके जो जूना खां उसने इस महल को बनवाया। और ये कहाँ से आ रहा था उस समय पूछा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक की जब मौत हुई तो ये कहाँ से लौट कर आ रहा था, बताओ कहाँ से लौट कर आ रहा था, ये बंगाल अभियान से। और यहीं पर इसको क्या बोलेंगे, चिट्ठी किसने दी थी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था, जब इसने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, किसने कहा था, निजामुद्दीन ओलिया ने, क्योंकि निजामुद्दीन ओलिया से कह दिया था आपका कि भाई तुम्हारी दिल्ली में बहुत प्रसिद्धि बढ़ रही है, लोग ये कह रहे हैं कि तुम राजा बनने लायक हो, इससे पहले मैं बंगाल से दिल्ली आऊँ, छोड़ के चले जाना दिल्ली। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, निजामुद्दीन ओलिया ने पत्र लिख करके, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, क्या बोलेंगे, दिल्ली अभी दूर है। इसके बाद में साथी आपका 1325 में जब ये मर जाता, 1325 से 51 कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। और एमबीटी के बारे में अगर हम बात करें जितनी भी, तो आप बताओ मुझे फटाफट से इससे रिलेटेड आप क्या जानते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बात करेंगे, इसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद, कौन था, नसीरुद्दीन महमूद था, नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 1395 से 1414 था, जिनके कार्यकाल लिखूं वो सब इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके समय तैमूर ने आक्रमण किया था भारत में, क्या बोलोगे, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था,
तो तैमूर का आक्रमण हुआ था, बोलो वर्ष, दिल्ली में जब उसने रोज 50,000 लोगों के सिर कटवाए, तो 1398 में, 1398 में, 1398 में हुआ था भैया। कब? 1398 में हुआ था। ओके, आगे आएंगे। तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो तांबे के सिक्के फिरोज शाह तुगलक, इसकी तो नंबर ही नहीं आया अभी। मोहम्मद बिन तुगलक, कार्यकाल, कार्यकाल 1325 से लेकर के 51। इससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें जानते हो भैया? इसने राजधानी कहाँ चेंज की थी दिल्ली से? बताओ, राजधानी कहाँ पहुंचा दी थी इसने? दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया था देवगिरी का? दौलताबाद। क्या कर दिया था? दौलताबाद। क्या इसमें ये सफल रहा था? यस और नो? इसने आपका साथी टोकन करेंसी भी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा, आज वाली मुद्रा। भविष्य में काम करता था आदमी, ठीक था बेचारा, लेकिन कोई भी योजना समय से पहले इसने कर दी। कहते हैं समय से पहले जो करा जाए वो भी खराब ही रहता है, हर चीज समय से की जाए तभी ठीक है। क्या बोलोगे? खुरासान अभियान, इराक को सुरक्षित करने के लिए खुरासान जो एक्सपेडिशन था इसका सफल रहा था क्या? नहीं भैया। अगर मैं पूछूं जो कराचिल एक्सपेडिशन था इसका, कराचिल अभियान था, क्या वो सफल रहा था? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो भैया, ये सफल नहीं रहे थे। ये 1330 के हैं। ये किया था उसने किसके लिए? इराक के लिए। कराचिल, चिल चीज से याद रख लेना, ये चीन को सुरक्षित करने के लिए। इसने किसानों की मदद के लिए एक विभाग बनाया था, उसका नाम सोचिए क्या था भैया? दीवाने अमीर को ही था। इसके समय पे एक विद्वान आया था, कौन आया था? एक तो बताया मैंने, दीवान ए अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही, किसानों के लिए। और किसानों को इसने एक ऋण दिया था, कौन सा ऋण दिया था बताएंगे? किसानों को इसने तकावी ऋण दिया था, जिसको किसान चुका नहीं पाए थे, और जो बाद में शासक आता फिरोज शाह तुगलक, उसने उसको माफ कर दिया था। मुझे बताओ दोस्त आप, जो आपका इसके टाइम पे 1333 में कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसकी बुक का नाम बताओ। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आप बोलेंगे भैया इसने लिखी थी रेहला, किताबुल रेहला भी उसको बोलते हैं। और पूछते हैं कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मूर प्रदेश से आया था। कहाँ से? मोरक्को से आया था। बहुत विद्वान आदमी था, तो इसको दिल्ली का जज बनाया उसने। क्या बनाया? दिल्ली का काजी, काजी बोले तो जज, दिल्ली का काजी बनाया। और फिर इसको अपना एम्बेसडर बनाकर 1342 में किस देश में भेजा था? 1342 में पूछा जाता है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष में चीन भेजा था? 1342 में, 1342 में। ओके, 1342 में भेजा था। एक एक चीज और ध्यान आती है मुझे इससे, आप ये जानते होगे ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में कौन सा राज्य बना था? आंसर बेटा, किसी का भी मेरे दोस्त का अतिरिक्त ध्यान नहीं होना चाहिए। और एक पूछा जाता 1347 में कौन सा बना था, तो आप सबको पता होना चाहिए कौन सा बना था। बोलो भी फटाफट से, आगे आएंगे। क्या बोलोगे? 1336 में। क्या बोलोगे? 1336 में, 1336 में आपका, तो 1336 में क्या बोलेंगे यहाँ पर? 1336 में बोलना जरा भैया। विजयनगर की किसने स्थापना की थी? विजयनगर की थी। किसने आपका विजयनगर की थी आपका स्थापना? बोल दो फटाफट से। विजयनगर। कौन थे आपका दोनों भाई? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप याद दिला दो भाई। विजयनगर में पहले उनका भाई बना था बुक्का, और फिर हरिहर गद्दी पर बैठा था, हरिहर बुक्का। और ये आपका हसन गंगू ने किसकी स्थापना की थी? हसन गंगू ने बहमनी वंश की, बहमनी डायनेस्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक ने धार के किले का निर्माण करवाया था? धार का किला किसने बनवाया? बोलो, धार का किला किसने बनवाया? महमूद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो महमूद तुगलक ने बनवाया। किसने? महमूद तुगलक ने बनवाया था। जो आपका मैंने नसरुद्दीन महमूद बताया था ना, 1395 से 1414, इसने बनवाया था एमपी के धार का किला। ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, FST। इसका शासनकाल किसके बाद में? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में, 1351 से 88। इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा?
सोचो इससे रिलेटेड। देखो जो इनका पहला शासक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मत लिख देना। जीएसटी जो है इसने सबसे पहले नहरें निकलवाई। इसका नाम एक ही क्रेडिट है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो साथी आपका कैनल्स डिग करवाई थी वो किसने करवाई थी, नहरें किसने खुदवाई थी, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के जिम्मे क्या आएगा, सबसे ज़्यादा नहरें किसने लिखवाई, उसने तो सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा कैनल्स, सबसे ज़्यादा नहरें किसने निकलवाई थी, इसी ने निकलवाई थी। इसको बोलते हैं सल्तनत काल का अकबर, और क्या बोलेंगे इसको, सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब किसको कहा जाता है, अकबर और औरंगजेब। क्यों भैया, क्योंकि जैसी रोक अकबर ने लगाई या औरंगजेब ने लगाई ऐसी इसने लगाई। जैसे औरंगजेब ने महिलाओं को क्या बोल दिया था, पीर मजार पर नहीं जाओगी, तो इसने भी यही बोल दिया। जैसे अकबर ने क्या बोल दिया था, जो वॉल पेंटिंग्स होती थी ना, पहले कच्चे घर होते थे दीवारों को सजाने के लिए, तो अकबर ने भी वॉल पेंटिंग्स को आपका क्या बोलेंगे, ऐसा ही डिसीजन इसका आया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है आपका, इसने सर्वाधिक नगर निर्माण किसने करवाए, कितने नगर इसने बसवाए थे, सर्वाधिक नगर निर्माण। आप कहोगे भैया लगभग 300 नगर इसने बसवाए, 3000 जो लिखा होता है वो गलत है। इसकी आत्मकथा का क्या नाम है, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है इसकी, क्या बोलोगे, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है, फुतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही। अच्छा मैं आपसे पूछूं, दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासन किसका था, वो इसी का था। किसका बोलेंगे, इतलाक प्रथा जो इसके समय चलती थी उसकी वजह से इसका शासन सबसे भ्रष्ट था। एक मुझे बताओ, ये अशोक के कितने स्तंभों को लेके आया था, अशोक के कितने स्तंभों को लेके आया था ये, एक तो साथी आपका मेरठ से उठा लाया था, और एक कहाँ से, हरियाणा टोपरा से। तो कितने स्तंभ लेके आया था अशोक के, 2 स्तंभों को ले आया था, किसको, 2। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बोले ना, इतलाक सिस्टम, ये किसका है, इतलाक प्रथा इसी की है। इसी की वजह से सैनिक क्या हो गए थे, भ्रष्ट हो गए थे। आपने हिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, भाई कुतुब मीनार जो है वो आपका ऐबक ने शुरू की थी। ऐबक ने 1 मंजिल, फिर 4 मंजिल किसने, इल्तुतमिश ने, ये वाली इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ये वाली किसने, 1 मंजिल ऐबक ने। और इसके बाद में जब इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब बिजली इस पर पड़ गई, बिजली इस पर पड़ गई, तो इसके बाद में क्षतिग्रस्त हुई, इसका निर्माण करवाया 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने। इसी को बोलते हैं 5वीं मंजिल इसने चढ़वाई थी, कौन सी, 5वीं मंजिल। और यहीं पे याद रख लेना, कुतुब मीनार पूछा जाता है 1505 में किसने निर्माण करवाया था। 1505 में क्या हुआ था, दिल्ली में भूकंप आ गया था, तो ये फिर से आपका क्रैक हो गई। तो 1505 में कौन था आपका, सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी ने इसका क्या करवाया था, क्या बोलेंगे इसको, रिकंस्ट्रक्ट करवाया, यानी फिर से बनवाया था। ओके, आगे आएंगे नेक्स्ट। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी। देखो आप सबको पता होना चाहिए, अभी हमने तुगलक बताया, तुगलकों के बाद में कौन सा वंश आया था, सैयद वंश, 1414 से 1451। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, बोलो जरा भैया, खिज्र खां थे। लेकिन उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, वो लोदी वंश है। तो लोदी वंश के तीनों राजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला कौन सा है, बहलोल लोदी। दूसरा कौन सा है, बोलो भाई, दूसरा सिकंदर लोदी। और तीसरा कौन था, तीसरा था आपका इब्राहिम लोदी। कौन सा, इब्राहिम लोदी था आपका। ठीक है, तो बहलोल लोदी जब गद्दी पर बैठा आपका 1451 से 1489 तक बैठा, और फिर सिकंदर लोदी 1489 से 1517। और आपका इब्राहिम लोदी जो पानीपत के युद्ध में बाबर से हारेगा 1517 से 1526। तो ये तीनों का क्रम आपको पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत हरियाणा में है, पानीपत हरियाणा में है। बाबर का मकबरा बताओ, आगे पूछेंगे, वैसे अभी इकट्ठे लिख लो मकबरे एक साथ। बाबर का मकबरा काबुल में है, कहाँ पर है, काबुल में। काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बताओ, हुमायूं का मकबरा भैया, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ये तो आपका यूनेस्को में लिस्ट हुआ था 1993 में। अकबर का मकबरा बताओ कहाँ पर है, अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा, यूपी में है। कहाँ पर है, सिकंदरा अर्थात आगरा में। ठीक है, जहाँ फतेहपुर सीकरी है, जहाँ ताजमहल है, उससे आगे 40 किलोमीटर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में। और खुलदाबाद कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में, खुलदाबाद महाराष्ट्र में। ऐसे ही पूछा जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है,
शेरशाह सूरी जो कहाँ पर था, बिहार परगने में, यानी कि सासाराम में। क्या बोलोगे, सासाराम। सासाराम कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार में है। एक पूछा जाता है आपसे, बीबी का मकबरा किसका है, क्या बोलोगे, बीबी का मकबरा ये कहाँ पर है, तो ये भैया संभाजी नगर में है। कहाँ पर है, बीबी का मकबरा, जिसका पुराना नाम होता था आपका क्या, औरंगाबाद। संभाजी नगर अब नाम कर दिया गया है संभाजी, क्या बोलोगे, छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम पर किया गया है। बोलो, छत्रपति संभाजी महाराज इनके नाम पर किया गया संभाजी नगर। ठीक है साथी, याद रख लेना, इनकी शहादत को कभी मत भूलना, छत्रपति संभाजी महाराज जी को जब भी नाम दिखे तभी सैल्यूट। बीबी का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये किसकी बीबी है, औरंगजेब की बीबी है। तो इसकी बीबी कौन सी, रबिया उद दुर्रानी। क्या बोलोगे, रबिया उद दुर्रानी की याद में बनाया गया, रबिया उद दुर्रानी। और बीबी का जो मकबरा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नकली ताजमहल। क्या, नकली ताज किसको कहा जाता है, या दक्षिण दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहा जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बलबन का मकबरा कहाँ पे बताया था, बताना जरा। बलबन का मकबरा किसके पास में है, कुतुब मीनार के पास में, यानी कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। ऐसी अलाउद्दीन खिलजी का भी कहाँ पर है, वो भी आपका कुतुब मीनार, आपका क्या बोलोगे भी फटाफट से, कहाँ पर है वो, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है, कर्नाटक में कौन सा बांध है, बोलो भी फटाफट से। तुंगभद्रा है, गांधी सागर है, श्रीशैलम है, या मुल्ला पेरियार है। तो कौन सा बांध किस नदी पर है ये पता ही होना चाहिए आपको। क्या बोलेंगे, तुंगभद्रा बांध। क्या बोलेंगे भैया, तुंगभद्रा बांध होगा आपका, तुंगभद्रा बांध। किस रिवर पर है कर्नाटक में, ये तुंगभद्रा ही रिवर पर है, तुंगभद्रा रिवर पर ही। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, चंबल रिवर पर एमपी में। कहाँ पर है, चंबल रिवर पर एमपी में है, मध्य प्रदेश में। श्रीशैलम बांध कल ही बताया, बताओ फटाफट से, किस राज्य में श्रीशैलम, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। मुल्ला पेरियार किस राज्य में है ये आपको बताना, नाम इसी में आ रहा है, पेरियार रिवर। और पेरियार कहाँ पर है साथी, आपका केरला में है। कहाँ पर है, केरला में है। याद रखेंगे, जो कर्नाटक का तुंगभद्रा बांध है, इसी का अन्य नाम जो है वो क्या है, इसी का कई बार नाम पेपर में पूछ लेता, पंपा सागर। क्या, पंपा सागर कहाँ पर है, तो वो आपका कर्नाटक में है। बांध पूछूं कुछ बताओगे, कुछ बांध पूछूं तो बताओगे दोस्त, बताना जरा। इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध किस नदी पर या किस राज्य में है, तो इडुक्की बांध क्या बोलोगे, पेरियार नदी पर है आपका। और पेरियार नदी कहाँ पर है, वो केरल में है। कहाँ पर है, बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कहूँ तो। कलनई बांध कहाँ पर है, कलनई बांध कावेरी रिवर पर है, कावेरी रिवर पर है। और कहाँ पर है साथ ही आपका, तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। सरदार सरोवर बांध किस रिवर पर है, सरदार सरोवर बांध किस रिवर पर है, बताओ जरा। सोचना है थोड़ा, कोशिश करो, मन मन में बोला करो। नर्मदा पर, कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी कहाँ पर है साथी बताएंगे। टिहरी आपका, टिहरी 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 कहाँ पर है आपका, भागीरथी नदी, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर है। भागीरथी और आपका भीलांगना का जो संगम है ना, उस पर है, भागीरथी प्लस भीलांगना के संगम पर है। किस राज्य में है आपका, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। उकाई बांध बताओ किस नदी पर है और किस राज्य में। उकाई बांध भैया ताप्ती नदी पर है। किस पर है, ताप्ती रिवर पर है। और राज्य कौन सा हो जाएगा इसका, गुजरात होगा, गुजरात। चमेरा बांध किस रिवर पर है, चमेरा बांध भैया रावी नदी पर है। किस पर है, रावी नदी पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। मैथन बांध बताना जरा, प्रैक्टिस करो भाई, सोचो। मैथन बांध बराकर रिवर पर है। कहाँ पर है आपका, झारखंड में है, झारखंड में है। अलमाटी बांध बताओ कहाँ पर है, अलमाटी बांध बताएंगे। अलमाटी भैया आपका कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर आपका, कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, हीरा कुंड बांध बताओ किस नदी पर है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है आपका, महानदी पर, ओडिशा में। कहाँ पर, महानदी पर, ओडिशा में। और मुझे बताओ आप, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, भाखड़ा नागल किस रिवर पर है भैया, सतलुज रिवर पर है, पंजाब में। कहाँ पर है, सतलुज। कितने बोल पाए बताओ भाई, सतलुज पर है आपका। वैगई बांध बताओ किस नदी पर है, किस राज्य में। वैगई बांध वैगई रिवर पर ही है। कहाँ पर,
वैगई रिवर पर ही है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। मुझे बताओ सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भारत में कौन सा है? सबसे बड़ा बांध मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी से बना, किससे? मिट्टी से निर्मित है, मेड बाय सॉइल या मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी से निर्मित है, तो वो कौन सा है आपका? क्या बोलेंगे? बाकासुर बांध है। कहाँ पर है बाकासुर बांध बताओ? बाकासुर बांध आपका काबिनी रिवर पर है। कहाँ पर दोस्त? काबिनी रिवर। और काबिनी रिवर जो है आपका कहाँ पर है? तो काबिनी रिवर है हमारी भैया केरला में। कहाँ पर? सिचुएटेड इन केरला। आपसे मैंने बताया, एक मुझे बताओ सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछ लूं। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय का मतलब सब हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है ना साथी, वो है आपका कौन सा? क्या बोलेंगे? भाखड़ा। भाखड़ा बांध है, पंजाब वाला भाखड़ा बांध है। अच्छा, मैंने बताया सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी। तो जो सबसे ऊंचा है उसकी हाइट पूछ लेता है। टिहरी की हाइट याद रख लेना, 260.5 मीटर है। ठीक है, क्या बोलोगे? टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। क्या बोलेंगे? टिहरी बांध। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, वैगई या पेरियार? भैया कावेरी रिवर पर है। कहाँ पर है मैटूर? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। निम्न में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है? बहुत तीव्र ढाल पर नहीं, बहुत कम ढाल पर होती है, बहुत कम ढाल पर होती है। बोलेंगे भाई गुरुजी इसका स्क्रीनशॉट दे दो, ये लो स्क्रीनशॉट ही लेते रहना हमेशा, एक ये फोटो और एक उनका फोटो। अगर इससे तुम बच गए और पेन चलाना सीख गए तो तुम कामयाब हो जाओगे शहजादी के चक्कर में। बोलो भाई, निम्न में से कौन सा तब बनता है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है? नदी बहुत कम ढाल पर होती है, बताओ भाई, आंसर करेंगे। तो कौन सा बनता है? संप्राय भूमि, एलुवियल लैंड? नहीं भैया, ऑक्सबो झील बनती है। ऑक्सबो झील का मतलब, ऑक्स 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 किसको बोलते हैं? बैल को। बो मतलब उसके जैसे पैर होते, तो ऐसी झील बनती है। कैसी झील बनती है? ऑक्सबो, यानी कि उसके खुर के जैसी, ऐसे समझो, उसके खुर के जैसी झील बनती है। ठीक है, और ऑक्सबो झील सबसे बड़ी, ऑक्सबो झील गाय के खुर के समान या बैल के खुर के समान, सबसे बड़ी जो ऑक्सबो झील है, सबसे बड़ी जो गोखुर, गोखुर बोलते हैं ऑक्सबो अर्थात गोखुर, सबसे बड़ी जो ऑक्सबो लेक है, सबसे बड़ी गोखुर झील, वो कौन सी है? भैया कांवर है। कौन सी है? कांवर लेक है। और कहाँ पर पड़ती है कांवर लेक? बिहार में पड़ती है। कहाँ पर? बिहार में पड़ती है, बिहार के बेगूसराय में। बोलो बिहार वालों, थम्स अप कर दो इकट्ठा एक साथ, तब समझू मैं तुम ताकतवर हो। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? कब तो ठीक है, हुई क्यों थी? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन के लिए, फॉर द सपोर्टिंग ऑफ 5 ईयर प्लान, एनडीसी वाज एस्टेब्लिश्ड। नेशनल आपका क्या बोलेंगे इसको? नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी थी? 1952 में बनी थी। किस डेट को बनी थी? 6 अगस्त 1952। और इसके प्रधानमंत्री कौन होते थे? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे इसके अध्यक्ष? हमेशा इसके अध्यक्ष, हमेशा याद रखेंगे, पीएम होते थे। कौन होते थे? पीएम। पूछा जाता है एनडीसी का गठन क्यों हुआ था? जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, योजना आयोग, किस वर्ष बना था योजना आयोग बताओ? योजना आयोग बना था भैया 1950 में, समर्थन के लिए। और कब तक एग्जिस्टेंस में रहा था? जब तक 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग नहीं बनाया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारतीय, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, भारत, क्या बताया था मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि जब तक आपका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नहीं बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है बेटा, बातें नहीं, कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बात नहीं होनी चाहिए। बोलो भी फटाफट से। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको 200-250% बोल जाता हूँ एक सवा घंटे में। किस लिए? इसलिए कि तुम बेहतर बन जाओ। लेकिन प्यारे दोस्त, मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहूँगा, अतिरिक्त बातें मत करो, अतिरिक्त बातें मत करो, बस खुद को झोंक दो, ठीक है। हर एक दिन तुम्हारी जगह कोई और ले सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए कि तुमको हर दिन किसी और की जगह लेनी है, ठीक है। हर रोज खुद को और बेहतर बनाना है।
किसी देश का जो जीडीपी है, जीडीपी का फुल फॉर्म बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामानों को, व्यापार के योग्य जो सामान है नहीं भैया, जो साथ ही आपका मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी गुड्स और सर्विस है उनका जो मूल्य है वही जीडीपी होता है। अच्छा, नेशनल इनकम की जो परिभाषा है ना, अगर यही लिखा रहे एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, तो वो तो जीडीपी हो जाता है। लेकिन कुल मूल्य की जगह आ जाए मौद्रिक मूल्य, तो मौद्रिक मूल्य क्या हो जाएगा आपका बोलेंगे, तो फिर नेशनल इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय बन जाएगा। दोनों शब्दों को याद रखेंगे, थम्स अप करें जी भैया। अरे थम्स अप ऐसा नहीं कमेंट सेक्शन में ही करना, वहीं एक बार बस मन में बोल दिया करो ओके ऐसे। तो क्या बोलेंगे, जीडीपी जो होता है, जीडीपी का फॉर्मूला बताओ। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम। C4 क्या होता है? कंजप्शन, कंजप्शन बोले तो उपभोग, उपभोग। I4 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोले तो निवेश। G4 क्या होता है? गवर्नमेंट इन्वेस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, यानी सरकारी निवेश और खर्च की बात होती है। X4 क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बोले तो देश से बाहर सामान भेजना। निर्यात क्या होता है? निर्यात होता है। और माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब हम अपने देश को जो सामान मंगाते हैं, जो देश में आया, आया माने आई, आया माने आई, इंपोर्ट, ठीक है। एक्स, एक्स तो भैया चली जाती है, क्या बोलोगे? एक्स हो गया आपका, वो क्या है आपका, क्या बोलेंगे उसको, वो एक्स हो गया, मतलब कि वो बाहर सामान जो देश से बाहर भेजा जाता है, देश से बाहर भेजा जाता है। इतनी बात में कोई दिक्कत? देखो जीडीपी की जो गणना होती है, कभी भी पूछे जीडीपी की जो गणना होगी वो कैसी मूल्य पर होगी, प्रश्न पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा आपका प्रेजेंट प्राइस पर होगी, वर्तमान मूल्य पर। क्या बोलोगे? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी किस पर होती है? प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट वैल्यू पर होगी, वर्तमान मूल्य पर होती है। क्या बोलेंगे? वर्तमान मूल्य पर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दबाव न्यूनतम है जब वह होता है। सर जी मैंने आपके 35 सेट कर लिए थे बेटा। जब, मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली को मैच में जाना है, विराट कोहली को मैच में जाना है, विराट कोहली को खेलना है 2025 में, क्या विराट कोहली ने 2024 में प्रैक्टिस की थी, हाँ या ना? इतनी बात बताओ। या विराट कोहली ने 2023 में प्रैक्टिस की थी या नहीं? विराट कोहली ने 2022 में भी प्रैक्टिस की होगी या नहीं की होगी? आप कहोगे भैया जब से आपका अंडर 19 खेला तब से हर रोज प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, हर रोज खेलने के लिए, और जिस चीज में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हर एक मंझा हुआ खिलाड़ी हर रोज अभ्यास करता है। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बहाने चाहिए, बहाने चाहिए। तुम कह रहे हो कि 2022 में मैंने कोई प्रैक्टिस कर ली थी, मैंने 2023 में कोई प्रैक्टिस कर ली थी गुरुजी, कुछ सेट मैंने कर लिए थे, अब मैं मेहनत करूं या नहीं करूं? भैया तू अपने घर बैठ जा, बिल्कुल मेहनत मत कर। अगर सपने देखे हैं, सपने देखे हैं तो मेहनत करो, और नहीं देखे हैं और मजे में कट रही है जिंदगी की, नौकरी नहीं भी लगेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मत करो। ये पूछने की बात है कोई भाई? तुम बताओ सारे दोस्त, क्या ये सच में पूछने की बात है? अभ्यास आदमी को बेहतर बनाता है। हमको अपनी कक्षाओं में क्या बताया गया था? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास हर व्यक्ति को शानदार बनाता है। अब हमारे दिमाग में इतनी छोटी सी बात नहीं जा पा रही है, तो हम क्या फिर बताओ किस प्रकार के हम शिष्य हैं, किस प्रकार के हम छात्र हैं? और जो टीचर इस बात को बताए और आप अपनी एनर्जी इस बात पर खर्च करो, इतनी देर में हम 20% याद कर लेते। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं, और जिसको नहीं पढ़ना वो सो जाओ। इतनी तो बात है, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पावेगा, बात खत्म। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? दबाव का सूत्र बताओ सारे दोस्त। दबाव बोले तो दाब, दाब बराबर होता है भैया प्रेशर, बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया बोले तो बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर इक्वल्स टू होगा पी बराबर एफ बटे ए। अब सोचो एरिया जितना ज़्यादा हो जाएगा, मान के चलो दाब की कोई वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू आपका 10 है और एरिया की वैल्यू 5 है, किसी भी तरीके से मान लो, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 2। और मैं कहूँ कि आपसे, मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी जो वैल्यू है क्षेत्रफल को अगर मैं बढ़ा दूँ, यानी क्षेत्रफल को मैं 5 की जगह 10 कर लूँ, क्षेत्रफल बढ़ा दिया मैंने या नहीं भाई? क्षेत्रफल नीचे है, क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया, अब वैल्यू कितनी आएगी? 1। यानी दाब पहले 2 था, दाब अभी क्या हो गया? 1। दाब 1 क्यों हो गया भैया? क्योंकि भैया आपने क्षेत्रफल बढ़ा लिया। अच्छा, क्षेत्रफल ज़्यादा होते ही दाब कम हो जाएगा? अरे दिख नहीं रहा तुमको? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेरे भाई, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती है। और बल का सीधा समानुपाती, बल बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घट जाएगा। बटे में जो चीजें होती हैं वो उल्टी होती हैं, ये घटेगा ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ये घट जाएगा।
बात क्लियर है? बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब बताओ क्षेत्रफल कब जा होगा व्यक्ति का, जब आप पैरों पे खड़े हो इतनी सी जगह, पैरों को मोड़कर बैठ गए हो तो थोड़ी सी ज़्यादा जगह होगी, इतनी हो जाएगी। जब आप पढ़ ही गए हो, जब आप पढ़ ही गए हो ऐसे, जब आप पढ़ ही गए हो तो जमीन पर लेटे हुए, और एक आदमी है आपका कैसे, एक पैर पर खड़ा हुआ, एक पैर पर, ठीक है, एक पैर पर खड़ा हुआ, एक पैर पर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया, क्षेत्रफल किस में ज़्यादा होगा, जिस पे ज़्यादा लेटा हुआ है, जमीन पर सोया हुआ है। दाब का इकाई क्या होती है बताओ, दाब का यूनिट क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है भैया, पास्कल होती है। क्या होती है? दाब को कैसे नापेंगे, पास्कल से नापेंगे। द्रवों में दाब किससे नापा जाता है, पी इक्वल्स टू एच डी जी, पी इक्वल्स टू एच डी जी होता है। फिर हाइट इंटू क्या बोलेंगे, ग्रेविटी इंटू आपका डेप्थ जो होता है। क्या बोलेंगे, आपका निम्नलिखित में से जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र, डी नहीं, पॉइंट आएगा, पॉइंट आएगा, डी नहीं, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये किसका होता है, जिप्सम का होता है। अच्छा, CaSO4 किसका होता है, ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है ये कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है ये भैया, कैल्शियम सल्फेट होता है। अच्छा, Na2CO3 ये क्या होता है, नाम बोलते चलो, Na2CO3 ये भैया सोडियम कार्बोनेट होता है, इसी को बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलो भी फटाफट से, क्या कहेंगे आप इसको, इसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलेंगे बोलो भी फटाफट से, इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं इसको, धावन सोडा कहते हैं, धावन सोडा। और एक होता है NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ, नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है भैया HNO3। क्या होता है, HNO3 होता है, HNO3 होता है। अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर कहते हैं, उसका सूत्र बताओ, नौसादर अर्थात अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र बताओ, अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। और आपका इसमें बताओ, हाँ एक POP का बताओ, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे क्या बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया घर की छतों की डिज़ाइन और हड्डी जोड़ने में भी काम आता है, हड्डी जोड़ने में भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, हेमी हाइड्रेट होता है। देखो ये क्या है, ये 2H2O, तो ये तो डाई हाइड्रेट हो गया, डाई। और ये क्या है, ये आपका क्या बोलेंगे, सेमी हाइड्रेट हो जाएगा, सेमी हाइड्रेट हो जाएगा। CaOCl2 ये किसका फॉर्मूला है, ये भैया व्यंजक चूर्ण का, व्यंजक चूर्ण बोले तो ये किसका हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अच्छा, नीला थोता का फॉर्मूला बताओ, नीला थोता, नीला थोता जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉइल बोलते हैं, ब्लू विट्रॉइल। तो ब्लू विट्रॉइल का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। लाल दवा का फॉर्मूला बताओ, लाल दवा, लाल दवा हम बोलते हैं किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को, KMnO4, KMnO4 बोले तो पोटेशियम परमैंगनेट, क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, इसको बोलेंगे लाल दवा। क्या बोलेंगे, लाल दवा इसको हम कहते हैं। वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करने का, ब्लड को साफ क्लीन करता है। तो ब्लड में जो आएगा वो तो रहेगा अशुद्ध, अशुद्ध में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है, हार्ट उसको शुद्ध कर देता है, दर्द हो गया, हार्ट उसको हमेशा शुद्ध कर देता है। और उसके बाद में जब हार्ट उसे बॉडी में देगा तो वो शुद्ध होगा। शुद्ध रक्त हमेशा ऑक्सीजन युक्त होता है, कैसा होता है, शुद्ध रक्त हमेशा ऑक्सीजन युक्त होता है। लेकिन एक फंक्शन हमको हमेशा याद रखना है, तो कौन लेके जाएगा, धमनी लेके जाती हैं शुद्ध। तो धमनियों में कैसा रक्त बहेगा भाई, कहाँ जा रहा है, देखो हार्ट से बॉडी में जा रहा है, तो हार्ट कैसा भेजेगा, प्योर करके। लेकिन जो आपका साथी सिरा है, इनमें कैसा बहता है, इनमें अशुद्ध बहता है। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी नाम आ जाए, जैसे पल्मोनरी वीन मैं आपसे बोल दूं, पल्मोनरी वीन बोल दूं, तो इसमें कैसा बोलोगे, पल्मोनरी वीन। या फिर फुफ्फुस सिरा बोल दूं मैं आपसे, भैया फुफ्फुस सिरा में कैसा बहेगा, तो फुफ्फुस सिरा में शुद्ध बहेगा, कैसा, तो ये उल्टा काम करती है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध बहेगा। तो पूछता है वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि सिराओं में तो शुद्ध बहता है ना, क्योंकि सिरा क्या काम करती हैं, ये बॉडी टू हार्ट ले जाती हैं, ये रक्त को ले जाती हैं बॉडी टू हार्ट, यानी कि शरीर से हार्ट की तरफ। तो हार्ट की तरफ जा रहा है तो गंदगी तो जा रही है, तभी तो इसको साफ करनी है,
ये प्रशासन है, प्रशासन की तरफ चोर जा रहा है, ये समझो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपका जो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहीं पर मैं बोल दूं पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या बोलोगे, पल्मोनरी आर्टरी की मैं बात कर दूं आपसे, तो आप क्या बोलोगे, यानी कि जो फुफ्फुस फुफ्फुस धमनी की मैं बात कर दूं तो उल्टा काम हो जाएगा। तो फुफ्फुस धमनी में, धमनियों में हमेशा शुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस आते ही एकदम फुस हो जाएगी, और फुस होते ही अशुद्ध हो जाएगा, मतलब उल्टा काम हो जाएगा, उल्टा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी धमनी बताओ कौन सी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो होती है महाधमनी। कौन सी, महाधमनी होती है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होगी साथी बोलेंगे, सबसे बड़ी आर्टरी वो महाधमनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरोटा अरोटा, महाधमनी अरोटा होगी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं जो कैरोटिड 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 आर्टरी है, इसका काम क्या है, तो सिर और गर्दन के हिस्सों में पूछा जाता है। सिर और गर्दन में जो ब्लड सप्लाई करता है वो कौन करता है, रक्त आपूर्ति। आपके सिर के हिस्से को शीर्षासन किया करो सुबह अच्छे बच्चे, तो वो क्या बोलेंगे, आपका कैरोटिड होगी। उरु क्या काम करती है, पैरों में रक्त पहुंचाती है, पैरों में रक्त की आपूर्ति करेगी। आपसे पूछ ले रीनल कौन सी काम, रीनल का काम क्या है, रीनल आर्टरी ये किडनी को ब्लड पहुंचाती है। किसको, किडनी को ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। किसको, किडनी को कौन रक्त पहुंचाती है, वो रीनल आर्टरी पहुंचाती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में, बोलो भाई, आया मजा, अब भी मजा ना आए तो कभी ना आए, अभी नहीं आए, बस मेहनत करनी है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपके लिए मैं की पॉइंट्स दे दूं तैयारी के। आप सब अब तक जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए, जो अब तक सीरियस थे, ऐसा नहीं जो आज जाग रहा है वो इस बार अच्छा परफॉर्म कर सकता है लेकिन सिलेक्शन ले ले, इस बात की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन जिसका ये है कि भाई अब तक अपना 60% 70% वो पढ़ चुका था सिलेबस का, 10-15 दिन में वो अपनी चीज़ों को वैसे कवर कर लेगा जो उसने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है, और बाकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ वो बहुत अच्छा कर जाएगा, वो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन जरूरत होगी दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दुनिया में किसी से मत पूछो मेरे जीएस याद नहीं रहती है, मतलब कमजोर ये है आपका रिवीजन पार्ट। अपनी चीज़ों को रिवाइज करो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आपके पास कोई मेथड है उससे अपना अब उसको रिवाइज कर लो, और मेरे साथ ज्वाइन करके रिवाइज करने में अगर मदद मिलती हो तो मेरे साथ कर लो। लगता है मेरे साथ जुड़ के मदद नहीं मिलती है तो कोई और रास्ता ढूंढ लो। फाइनली बात यह, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपके घर की उम्मीद आप हैं, ठीक है, आपके घर की उम्मीद आप हैं, ठीक है। और मैं इस बात के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयास करता रहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद बन पाऊँ, यही। बोलो भी फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी 18 में डी आएगा, क्या हो गया 18 में, 18 में क्या हो जाएगा, 18 में क्या हो जाएगा आपका, मनुष्य द्वारा डाला गया दबाव न्यूनतम है जब वह खड़ा होता है। न्यूनतम सबसे कम होगा, सबसे कम जब होगा जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। क्षेत्रफल तो जब जमीन पर सोया हुआ होगा भाई तभी तो आएगा क्षेत्रफल ज़्यादा, डी क्यों। चलो इसको मैं देख लूंगा किस लॉजिक से आप इसको कह रहे हैं, बोलो भाई फटाफट से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे भाई यहाँ पर, फीमोरल धमनी किस अंग को रक्त की आपूर्ति करती है, कौन सी साथी आर्टरी है फीमोरल, ये ब्लड कहाँ पर पहुंचाती है, बॉडी के किस पार्ट को। होमवर्क का आंसर प्यारे दोस्त जरूर लिखा करो, क्लास आपको कैसी लिखी जरूर लिखा करो, और एक वाह वाह जबरदस्त तरीके से, बोलो भाई फटाफट से। यूट्यूब से कर लो, यूट्यूब वाले बच्चों को मैं सलाह देता हूँ, मैंने सेंसस की एक क्लास कराई हुई है यूट्यूब पे, लिखना सेंसस नवीन सर, जनगणना नवीन सर। 2011 के बाद में कोई जनगणना नहीं हुई है ना, तो उसको कर लो 10-10 मिनट करके, सेंसस से क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना लिख लेना, 5 ईयर प्लान विनय सर, जिन बच्चों के पास पेड क्लास नहीं उन्हें बता रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करके उसको करके जाना। नदी और उसकी सहायक नदी लिखना, आरुषि मैम ज्योग्राफी, नदी और उसकी सहायक नदी टॉपिक मिल जाएगा, उसको करके जाना, कर लेना। और कंबोज की शायरी है बड़ी शानदार, तुमने नाम सुना होगा, नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को, नई नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को, मैंने भी मारे पत्थर दीवाने को, और शहजादी अगर तेरे अश्क बहे तो फिर तेरा गुलाम आग लगा देगा जमाने को। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं साथी कल, थैंक यू।